हेलो बच्चों। आज हम काइनेटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। हमें सबसे पहले इसके लिए ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट दीज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, देखो आपको पता है रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत एनर्जी तो अपनी होती है। रिएक्टेंट के पास अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी पहले से ही है, लेकिन ये इतनी एनर्जी सफिशेंट नहीं है कि रिएक्टेंट इस एनर्जी लेवल को क्रॉस कर सकें और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकें। इनको प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए इस एनर्जी लेवल को क्रॉस करना है पहले। यहाँ इस लेवल की एनर्जी है इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमारे पास एनर्जी है कितनी, सिर्फ इतनी। इट मीन्स इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और है। इसी एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जो एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, बाहर से रिएक्टेंट को देनी पड़ती है, किस लिए? ताकि उनको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर सके, इस रास्ते को पूरा कर सके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो ये थी एक्टिवेशन एनर्जी। एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the reactant must possess in order to cross the energy barrier that is to be converted into product। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, उसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ से लेके यहाँ तक तो थी एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी थी एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें बाहर से देनी पड़ती है रिएक्टेंट को रिएक्शन को पूरा कराने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट के पास तो सिर्फ इतनी सी एनर्जी थी और उसको यहाँ तक की एनर्जी चाहिए। तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने बाहर से सप्लाई की। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इतनी एनर्जी है, इसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए रिएक्शन को पूरा करने के लिए। तो ये आपकी हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इतनी आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कोई अगर आपसे पूछे एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल है, एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल आ रही है? थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी यहाँ पे किसके इक्वल हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपको दिया गया है रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम एक्स एक्सिस पे आपकी है रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलो या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोलो। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? जैसे जैसे आप यहाँ मूव कर रहे हो वैसे वैसे रिएक्शन होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे रिएक्शन चल रही है। वाई एक्सिस आपकी रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी को। ध्यान रखना ये वाली कर्व है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि ये वाली कर्व किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। एंडोथर्मिक के लिए आपने देखा होगा कुछ इस तरह की कर्व दी जाती है, ये वाली कर्व होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये कर्व हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इस वाली कर्व को देख के हमें क्या पता चल रहा है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतनी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इतनी, और यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर है। एनर्जी बैरियर मतलब इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए इस वाले लेवल को क्रॉस करके या फिर इस वाले बैरियर को क्रॉस करके गुजरना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ वाले लेवल पे बैठे हुए हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जब आप इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके गुजरोगे तभी इस रास्ते से आ रहे हो तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, या फिर ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट, इसका क्या मतलब है कि इस वाली जगह पे, इस वाले लेवल पे पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखो, द अबव रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द रिएक्शन प्रोफाइल दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अकम्पाइंड बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम आपको दिया हुआ है ये क्या दिखा रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में एनर्जी का कितना चेंज आया। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, ठीक है, रिएक्टेंट की ठीक है हाई एनर्जी थी, कुछ एनर्जी उनके पास प्रेजेंट थी, लेकिन ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे देखो जो आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यही तो होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था?
आपको अगर ध्यान हो तो इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता था, ओवरऑल प्रोसेस में क्या होता था, एनर्जी रिलीज होती थी। तो यहाँ पे यही काम तो है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है। जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो स्टेबल है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा। एनर्जी जिसकी कम होती है वो स्टेबल होता है, हमें ये बात पता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसीलिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एट द टॉप ऑफ एनर्जी बैरियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट। ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये वाला जो लेवल है, ये जो टॉप है एनर्जी बैरियर का, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है बहुत ही हाई एनर्जी की स्टेट होती है। आपने खुद ही देख लिया प्रोफाइल डायग्राम में कि ट्रांजिशन स्टेट वाला लेवल कितना हाई था, हाई एनर्जी स्टेट है, साथ ही साथ अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, यही रीज़न है कि आपकी रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुक रही। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होता, तो रिएक्शन आपकी सिर्फ यहीं पे ही रुक जाती, आगे इस वाले रास्ते पे आती ही ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती ही ना, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, या फिर ये बोलो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, यही रीज़न है, अनस्टेबल है। तो और आगे रिएक्शन होती है, अनस्टेबल है, और बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली जगह पे या फिर ट्रांजिशन स्टेट वाली जगह पे क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ पे इस वाली जगह पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की क्लीवेज साइमल्टेनियसली हो रही होती है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साथ के साथ पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और साथ के साथ नए बॉन्ड बन रहे हैं। इट हैज़ पार्शियल रिएक्टेंट एंड पार्शियल प्रोडक्ट करेक्टर। ये जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, उसका पार्शियल रिएक्टेंट का करेक्टर है और पार्शियल उसका प्रोडक्ट का करेक्टर है। मतलब थोड़ा बहुत रिएक्टेंट का करेक्टर है उसमें और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का करेक्टर है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का करेक्टर तो होगा ही उसमें। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट के बॉन्ड है, पुराने बॉन्ड है, वो टूट रहे हैं, और प्रोडक्ट के जो नए बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें रिएक्टेंट का भी करेक्टर है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का भी करेक्टर है। नेक्स्ट देखो, आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। रिएक्शन का रेट मतलब किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, किसी रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है, ये वाली बात एक्टिवेशन एनर्जी पे पूरी डिपेंड करती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस, रिएक्शन विल बी फास्टर। और दूसरा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। देखो बच्चे, यहाँ पे हमने इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी थी, मान लो हम दो केस लेते हैं। देखो, एक केस में मेरे पास, मैं दो केस ले रही हूँ, एक में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, ठीक है, ये एनर्जी ऑफ, यहाँ ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। एक में मुझे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और दूसरा केस मैंने लिया जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी मुझे सिर्फ इतनी सी चाहिए। मतलब इसके कंपैरिजन में मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। साफ साफ दिख रहा है इन डायग्राम से कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1 2 से ज़्यादा है, क्योंकि इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। इतना लंबा रास्ता तय करके आना पड़ रहा है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी थी, थोड़ी सी एनर्जी दी, इतनी सी एनर्जी दी और एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया। लेकिन यहाँ पे इतनी ऊपर बैठा हुआ था एनर्जी बैरियर, इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके बेचारे रिएक्टेंट ने इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया और प्रोडक्ट बनाने की सोच पाया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन फास्ट होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी फास्ट। और अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन फास्ट है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। तो बस मुझे यही बताना था कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम मतलब आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है और रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। आगे देखो क्या बोलता है, ए रिएक्शन विल नॉट अकर अनटिल एंड अनलेस इट एक्वायर्स रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर किसी रिएक्शन को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और अगर आप उसको वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो जब तक आप उसको वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दोगे जितनी उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए,
जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप जब तक उस रिएक्टेंट को वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तब तक आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल ले लो फ्यूल्स। ये जो फ्यूल्स होते हैं, देखो क्या होता है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमें पता है कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में भी होती है, एनवायरनमेंट में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो फ्यूल अपने आप से जल क्यों नहीं जाते? जब तक हम उन्हें थोड़ी सी चिंगारी नहीं देते तब तक वो जलते नहीं है। तो उन्हें तो चाहिए सिर्फ ऑक्सीजन कंबशन के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं जलते। क्यों नहीं जलते? देखो, फ्यूल क्या होते हैं, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। फ्यूल थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल है तो वो रिएक्शन तो कर सकती है। अगर कोई चीज़ अनस्टेबल है तो वो तो रिएक्शन करेगी। जो चीज़ स्टेबल हो जाती है वो रिएक्शन नहीं दिखाएगी, लेकिन अगर कोई भी अनस्टेबल है तो वो तो रिएक्शन करना ही चाहेगा। फ्यूल थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल रिएक्टेंट है बट डू नॉट कैच फायर ऑफ देयर ओन, लेकिन फिर भी वो आग नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि वो काइनेटिकली स्टेबल होते हैं। उनकी जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है। थर्मोडाइनेमिकली वो कितने ही अनस्टेबल हैं लेकिन काइनेटिकली स्टेबल हैं। मतलब जब तक उनको आप हल्की सी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दोगे तब तक उनका काम नहीं होगा। और रूम टेम्परेचर पे फ्यूल को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो फायर कैच कर सके, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे फ्यूल को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो आग पकड़ सके। जैसे ही हम हल्की सी चिंगारी लगाते हैं, हल्की सी मैच स्टिक उसके पास लेके जाते हैं, उसको एनर्जी मिल जाती है। तो जो फ्यूल पहले जलना स्टार्ट करता है वो और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे फ्यूल जलना शुरू कर देता है। आगे देखो, रिएक्शन प्रोग्रेस कैन बी शोन एज फॉलोज। मतलब कोई भी रिएक्शन जब हो रही है तब उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारे रिएक्टेंट हैं ए और बी, ठीक है। बेसिकली है क्या, A2 और B2 आपके रिएक्टेंट हैं। छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ इस रिएक्शन को, A2 और B2 आपके रिएक्टेंट हैं। रिएक्शन हो रही है, आपका बन क्या रहा है, 2AB, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन प्रोग्रेस में क्या दिखा रहा है, कैसे आपके पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। ये आपका A और A के बीच में बॉन्ड था और B और B के बीच में बॉन्ड था। A और A के बीच में बॉन्ड था और B और B के बीच में बॉन्ड था रिएक्टेंट के टाइम पे। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, जब रिएक्शन यहाँ तक पहुँच चुकी, उस टाइम पे क्या मामला हो रहा है, देखो ये A और A के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। A और A के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, साथ ही साथ B और B के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा है। और ये जो A और B के बीच का बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो नए बॉन्ड बन रहे हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब ये वाले बॉन्ड पूरी तरह टूट जाते हैं और ये वाले बॉन्ड पूरी तरह बन जाते हैं। उस टाइम पे आपके क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, AB प्लस AB। जो A और A के बीच में बॉन्ड था और B और B के बीच में बॉन्ड था वो पूरी तरह टूट जाता है और ये नए बॉन्ड बन जाते हैं A और B के बीच में, A और B के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, एक शॉर्ट में सुन लो जल्दी से। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी है जो हमें देनी पड़ती है रिएक्टेंट को। किस लिए, ताकि वो रिएक्शन को पूरा कर सके, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो टोटल एनर्जी, ठीक है, जो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, रिएक्शन हो सके। यहाँ से हमें पता चल गया था एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल है, एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल है, इतनी एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी कितनी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम हमें क्या दिखा रहा था कि कैसे कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, कैसे कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाने के टाइम पे किसकी एनर्जी कितनी है। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, जैसे जैसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी, एनर्जी बैरियर आ गया। एनर्जी बैरियर पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था या फिर ट्रांजिशन स्टेट थी जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल है तो ऑफ कोर्स वहाँ तक नहीं रुकेगी, अगर स्टेबल होती तो यहीं पे रुक जाती, लेकिन हाई एनर्जी की है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्या करेगी, आगे फर्दर रिएक्शन दिखाएगी, फर्दर रिएक्शन होती है और फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मैंने बोला कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने डायग्राम में भी देख ली थी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, रास्ता लंबा है, टाइम लगेगा रिएक्शन को होने में, रेट स्लो होगा।
उसके बाद हमने देखा कि चाहे कोई भी रिएक्शन हो उसका पूरा करने के लिए हमें थोड़ी बहुत एनर्जी देनी ही पड़ती है। जब तक हम उसे एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल हमने लिया था फ्यूल का। फ्यूल को क्या करना है, कंबशन करनी है। कंबशन के लिए उसको क्या, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में मिल जाती है, फिर भी वो आग क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि उसके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती कि वो बैरियर को क्रॉस कर पाए, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाए। तो साथ के साथ हमने देखा रिएक्शन प्रोग्रेस के बारे में कि कैसे होता है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना ये काम एक साथ हो रहा होता है। कहाँ पे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, ट्रांजिशन स्टेट पे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।